आज के इस लेक्चर से हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सैलो फाउंडेशंस, जैसा कि IS 6403 1981 में दिया गया है। IS 6403 1981 में दिया गया है। उसमें जो टर्म्स रिलेटिंग टू बियरिंग कैपेसिटी है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसके बाद IS 1904 या IS 1080 में क्या प्रोविजंस है उसकी भी स्टडी करेंगे। तो किसी भी स्ट्रक्चर से, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, कोई हम लोग कोई बिल्डिंग बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, डैम बना रहे हो या कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहली आवश्यकता होती है कि जो सॉइल जिसपे हम सपोर्ट करें, मतलब जिसपे हम लोग रेस्ट करा रहे हैं, वेदर इट कैन टेक अप दैट लोड और नॉट। तो वी कैन से द बियरिंग कैपेसिटी इज ए बियरिंग कैपेसिटी is defined as is defined as bearing capacity is defined as defined as supporting power of supporting power of supporting power of soil or rock supporting power of soil or rock from such its bearing capacity from such its bearing capacity। तो बेयरिंग कैपेसिटी हमको आवश्यकता होती है कि हमारी फुटिंग का क्या डायमेंशंस होगा जिसपे हम पूरा लोड बियर करेगा, और उसको आगे देखेंगे कि इसको निकालते कैसे, बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, इन सब के बारे में आगे स्टडी करेंगे। तो इसका मेन फंक्शन है, जब बियरिंग कैपेसिटी पता लग जाती है तो वी कैन डायमेंशन द फुटिंग जो कि सेफली लोड को ट्रांसफर कर सके टू दी सॉइल बीनीथ। यदि हम ठीक से बियरिंग कैपेसिटी डिटरमाइन नहीं करते हैं तो क्या कंडीशंस बनेगी, या तो उसमें शियर फेलियर होगा या एक्सेसिव सेटलमेंट हो जाएगा जिससे बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी, या डिफरेंशियल सेटलमेंट, फाउंडेशंस के डिफरेंशियल सेटलमेंट से हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि बिल्डिंग्स में क्रैक हो जाता है, तो वो भी एक कारण है। इसमें जैसे शियर फेलियर हो गया, बिल्डिंग एक साइड में क्या कहते हैं पूरी पूरी धंसती चली गई, अ, यहाँ भी एक शियर फेलियर, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये पूरा पूरा जनरल शियर फेलियर का केस है जिसमें पूरी बिल्डिंग क्या कहते हैं कोलैप्स कर गई है। सॉइल है पूरा निकल के चला है, एग्जाम्पल ऑफ जनरल शियर फेलियर। यहाँ पे भी कोई डिफरेंशियल सेटलमेंट हुआ है किसी बिल्डिंग का, तो ये भी देखिए क्रैक फॉर्म हो गया है। एंड इन केस ऑफ मेजर स्ट्रक्चर लाइक ब्रिज या हम डैम बनाते हैं जहाँ पे बहुत एक्सटेंसिव लोडिंग होती है, यदि हमने ठीक से बियरिंग कैपेसिटी डिटर्मिनेशन नहीं किया और स्ट्रक्चर को बना दिया तो देयर विल बी ए फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर, जिसमें कि इकोनॉमी, पैसा, कभी कभी आदमी, जो आदमी रह रहे हैं सबके लिए डेंजरस हो जाता है। हेंस therefore it is very essential to estimate a proper bearing capacity on which this building is going or bridge is going to rest or any industrial structure is going to rest। तो इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है और जो कि हम लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ग्रास प्रेशर इंटेंसिटी, जो फुटिंग पे जो लोड आता है एट द बेस ऑफ फुटिंग, उसको हम लोग ग्रास प्रेशर इंटेंसिटी कहते हैं, जो कि बेस ऑफ द फुटिंग पे ड्यू टू जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर का लोड होगा। सुपर स्ट्रक्चर का लोड मान लीजिए क्यू आ रहा है, सेल्फ वेट है, और जो सॉइल इसके ऊपर है उसका इफेक्टिव स्ट्रेस, ये सब मिल करके, यदि इसमें वाटर लेवल है तो सिग्मा डैश बदल जाएगा, वाटर लेवल नीचे, तो सबको आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। बट हम ग्रास प्रेशर इंटेंसिटी जब बोलते हैं तो ग्रास प्रेशर इंटेंसिटी द टोटल लोड ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर
load intensity from the superstructure, self weight of the structure, and the weight of the अर्थ फील्ड, जो भी हमारा फील्ड है उसका जो लोड होगा वो हमारा ग्रास प्रेशर इंटेंसिटी में आएगा। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि लोड इंटेंसिटी यहाँ हम लोग क्यू यूज कर रहे हैं पर मीटर स्क्वायर, मीन्स ये कोई लोड क्यू आ रहा है एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड से बी इंटू बी बाई फुटिंग पे, तो वी से इट इज क्यू upon b square. So load intensity term will be used throughout the foundation engineering. So load intensity of superstructure load coming from the superstructure, जो भी लोड आएगा on to this footing वो पूरा लोड लेते हैं। सेकेंड हम लोग लेते हैं सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग, सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग एंड थर्ड बैकफिल मटेरियल, जो भी लोड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस बैकफिल मटेरियल है उसको लेते हैं। लोड इंटेंसिटी ड्यू टू बैकफिल मटेरियल, इंटेंसिटी ड्यू टू बैकफिल मटेरियल, ड्यू टू बैकफिल अर्थ। तो हो गया ग्रास प्रेशर इंटेंसिटी। इस AIS 6403 में ये टर्म यूज तो किया गया है, बट इसमें ये तीनों चीजें आएंगी, इसका लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग बुक्स के रिफर कर सकते हैं कि ग्रास प्रेशर इंटेंसिटी में इट कंसिस्ट ऑफ द लोड कमिंग फ्रॉम द सुपरस्ट्रक्चर, द सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग एज वेल एज द बैकफिल, जो भी हम लोग बैकफिल करते हैं उसका लोड इंटेंसिटी क्या होगा, ये तीनों मिलकर ग्रास प्रेशर इंटेंसिटी कहलाता है। देन नेट लोडिंग इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ग्रास प्रेशर इंटेंसिटी में से यदि हमें बैकफिल मटेरियल निकाल दें, जो भी बैकफिल है उसको निकाल दें, दैट विल बी द नेट लोडिंग इंटेंसिटी। इसको हम लोग फुटिंग डिजाइन के लिए, फुटिंग के स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए यूज करते हैं। कुछ आथर जो है सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग को भी नहीं कंसीडर करते हैं, क्योंकि डायमेंशनिंग हुई नहीं रहती है, तो टू बी लॉट ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो है ही है, इसलिए उसको नहीं यूज करते हैं। बट इन IS 6403 उन्होंने डिफिनेशन दिया कि ग्रास प्रेशर इंटेंसिटी या लोडिंग इंटेंसिटी, जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा, माइनस ग्रास प्रेशर इंटेंसिटी माइनस वेट डिस्प्लेस्ड, जो भी ये वेट जो है इस वेट को कंसीडर नहीं कर रहा, तो वेट ऑफ द बैकफिल अर्थ, जो बैकफिल अर्थ है उसका वेट को हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। और इफेक्टिव स्ट्रेस वाटर लेवल यहाँ पर है या कहीं पे ऊपर में है या नीचे है, तो हमारा जो वी नो दैट की उसका जो इफेक्टिव स्ट्रेस होगा वो अलग अलग होगा, इसलिए उस वेट को कैलकुलेट करते हैं व्हाट एवर द इफेक्टिव स्ट्रेस है, जो भी स्ट्रेस है उसको लेकर करते हैं। तो यहाँ बट यहाँ डेफिनेशन के लिए भी कैन से कि जो हमारा, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं QN से, तो क्यू नेट विल बी, एंड जो हम लोग ग्रास लोडिंग इंटेंसिटी है उसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रास लोडिंग इंटेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय Q, तो हम लोग Q माइनस गामा इंटू D। तो जो यूनिट वेट ऑफ द सॉइल है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इफेक्टिव यूनिट वी कैन से, यदि वाटर लेवल कहीं यहाँ पे आ रहा है या ऊपर आ रहा है तो हम लोग इफेक्टिव यूनिट वेट लेते हैं, तो वी कैन से, और इन अदर टर्म Q माइनस सिग्मा बार, यहाँ पे जो गामा होगा दैट विल बी इफेक्टिव यूनिट वेट ऑफ द सॉइल होगा। तो वी कैन से कि जो हम लोग नेट लोडिंग इंटेंसिटी लेते हैं दैट इज ग्रास लोडिंग इंटेंसिटी माइनस द
सेल्फ बैकफिल मटेरियल का जो भी वेट होगा, जो भी लोडिंग इंटेंसिटी ड्यू टू बैकफिल मटेरियल होगा, उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, तो वी गेट द क्यूएन नेट लोडिंग इंटेंसिटी। यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ फुटिंग है दैट इज बेस ऑफ फुटिंग तक जाता है, दैट इज डेप्थ ऑफ फुटिंग। तो कहीं कहीं सॉइल ज्यादा रहता है या नीचे रहता है, डेप्थ ऑफ फुटिंग जो भी मिनिमम फिलिंग है उससे हम लोग कंसीडर करते हैं। अब अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी वो कैपेसिटी जिसमें मिनिमम वह लोडिंग जिसपे एट द बेस ऑफ फुटिंग शियर फेलियर आकर हो जाए, तो हम भी कैन से मिनिमम लोडिंग इंडस्ट्री, मिनिमम लोडिंग इंडस्ट्री, मिनिमम लोडिंग intensity at the base of footing, at the base of footing, minimum loading intensity at the base of footing, at the base of footing, base of footing, which will cause, which will cause, which will cause the shear failure, which will cause the shear failure. Soil underneath, वह लोडिंग इंडस्ट्री जो कि वह मिनिमम लोडिंग है जो कि shear failure will cause the shear failure, जो अंडरनीथ सॉइल है उसका shear failure cause करेगा। तो हम लोग Q अल्टीमेट निकाल लेते हैं, देन वी अप्लाई द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जब हम लोगों को पता लग जाता है कि इस लोडिंग पे जो है सॉइल शेयर कर जाएगी, फेल हो जाएगी, तो फिर हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करके सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकाल लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि कोई भी सॉइल उसकी प्रॉपर्टीज को ले करके, उसकी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट या सॉइल की जो प्रॉपर्टीज है या रिलेटिव डेंसिटी है या कंसिस्टेंसी है, जो भी है पैरामीटर से हम लोग एक कंक्लूजन पे, ढेर सारे रिसर्चर्स ने इस पे फार्मूला दिए गए हैं, ट्रेजागी है, मियाफ है, स्टम्पटन है, सबको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। बट यहाँ पे जानना जरूरी है कि हम लोग को पहले अल्टीमेट लोडिंग कितना आएगा जिसपे वो फेलियर हैपन होगा। यदि हम उसको समझ गए अच्छी तरीके से, देन वी कैन अप्लाई द जुडिशियस फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मेक द स्ट्रक्चर सेफ। तो सेफ, ये सेफ बियरिंग कैपेसिटी वह अल्टीमेट वह लोड है, मैक्सिमम लोड, ये मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम लोड at which the foundation will not have risk of failure, risk of failure due to shear। मतलब कि जो सॉइल का shear पैरामीटर्स है, वह मैक्सिमम लोड की जो वो मैक्सिमम लोड जिसपे कि सॉइल शेयर में फेल नहीं होगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट हो सकता है, उसको फिर हम लोग अलग से लिमिट कर देते हैं कि 25 51 60 कितना होना है। फिर उस जो भी होगा, यदि ये मैक्सिमम लोडिंग पे शेयर में फेल हो रहा है, इसका अल्टीमेट लोड निकाल लेंगे, उस पर भी लोड निकाल लेंगे। तो जो भी मिनिमम होगा उसको लेकर के हम लोग रिलायबल बियरिंग कैपेसिटी या रिलायबल बियरिंग प्रेशर की डिटरमिनेशन करते हैं, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, जब हम अल्टीमेट क्यू अल्टीमेट निकाल लेते हैं, वी फाइंड आउट क्यू अल्टीमेट या क्यू एफ, वी कैन से क्यू एफ, वॉट एवर नॉमेनक्लेचर वी गिव। तो जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी होगी दैट क्यू अल्टीमेट डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो शेयर स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी, लोडिंग इंटेंसिटी के बीच में रेशियो होता है, दैट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये आईएस कोड में अभी तक नहीं हमको दिखा, बट इसका एक लोग 2.5 से 3 के बीच में लेते हैं, so that shear strength के फैक्टर ऑफ सेफ्टी
शियर स्ट्रेंथ एंड लोडिंग इंटेंसिटी के बीच में दैट इज सी इज टेकन। तो ये जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लेते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वी कैन से कि QS इज Q अल्टीमेट या QF अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देते हैं वो तब एक हमको एक मैक्सिमम लोडिंग मिल जाती है, लोडिंग इंटेंसिटी मिल जाती है, जिसपे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है इट डजंट फेल ड्यू टू शियर। So thanking you. With this, we started rather how to determine the bearing capacity of shallow foundations. Will take till completion 6403, 1904, etc. Thank you.